नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा। मदर ऑफ ऑल डील्स, ये शब्द सुनकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप हिल गए होंगे। 27 जनवरी को यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ नरेंद्र मोदी ने एक ऐसी डील की जिसकी धमक पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। दुनिया के बड़े बड़े अखबार, दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मोदी जी ने वो डील कर ली जो अमेरिका नहीं कर पाया, कनाडा नहीं कर पाया। बिना हंगामा किए अमेरिका को सबक भी सिखा देना, बिना शोर मचाए ट्रंप के टैरिफ का जवाब दे देना। एक अकेले मोदी आज ट्रंप पर भारी दिख रहे हैं। पूरी दुनिया से ऐसे ही रुझान आ रहे हैं। आज ट्रंप अमेरिका में ही सबसे खराब अप्रूवल रेटिंग वाले राष्ट्रपति बन गए। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग -19 तक पहुंच गई है, जबकि दूसरी तरफ यूरोप के 27 मुल्कों को लगता है कि यही समय है और सही समय है। दिल्ली में मोदी ने पावरफुल शो दिखाया। ट्रंप के व्हाइट हाउस में हड़कंप कैसे मचाया। मोदी ही सहारा, दुनिया ने किया ट्रंप से किनारा। पाकिस्तान को लताड़ा, हिंदुस्तान फिर जीता। अमेरिका और पाकिस्तान एक ही दिन में कैसे हारा। दिल्ली में मदर ऑफ ऑल डील्स हुई, ट्रंप की नींद क्यों उड़ गई। यूरोपियन यूनियन के नेताओं की टाइमलाइन पर, मोदी के मंत्रियों की टाइमलाइन पर मदर ऑफ ऑल डील्स दिखा। अमेरिका को बुरा क्यों लगा। दुनिया में लोग इसकी चर्चा मदर ऑफ ऑल डील्स के रूप में कर रहे हैं। Prime Minister, distinguished friend, we did it. We delivered the mother of all deals. नरेंद्र मोदी ने यूरोपियन यूनियन के साथ मदर ऑफ ऑल डील्स पक्की कर ली। अमेरिका तो अमेरिका, पाकिस्तान को इतनी मिर्ची क्यों लगी। दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स। मदर ऑफ ऑल डील कहा है, एक बहुत बड़ी तारीखी डील है जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स भी कहा जा रहा है। अभी 3-4 रोज पहले दावोस में कहा था, मैं मदर ऑफ ऑल डील के देश भारत जा रही। 24 घंटे में ये 4 शब्द ऑल ओवर वर्ल्ड ट्रेंड कर रहे हैं। एक्स पर टॉप ट्रेंड, मदर ऑफ ऑल डील्स, इंडिया ईयू ट्रेड डील। गूगल ट्रेंड्स पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला टॉपिक, वो भी इंडिया यूरोप ट्रेड डील और मदर ऑफ ऑल डील्स। न्यूयॉर्क टाइम्स पर मदर ऑफ ऑल डील। द वॉशिंगटन पोस्ट पर मदर ऑफ ऑल डील्स। द सिएटल टाइम्स पर मदर ऑफ ऑल डील्स। CNN से लेकर अल जजीरा तक, BBC से लेकर पाकिस्तान के डॉन न्यूज तक, हर जगह बस एक ही हेडलाइन, एक ही जैसी स्क्रिप्ट। मोदी ने पक्की कर ली मदर ऑफ ऑल डील्स। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ डील नहीं की, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मैसेजिंग दी। पहली तस्वीर देखिए, मोदी ने खुद EU के दोनों लीडर्स का हाथ पकड़कर ऊपर किया और इन 3 लीडर्स का यह फ्रेम ट्रंप को बहुत बेचैन कर गया। अब दूसरा फ्रेम देखिए, यूरोपियन यूनियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने बाद में खुद अपना हाथ आगे किया। उन्होंने मोदी का हाथ अपने हाथ पर रखा। फिर यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा ने अपने हाथ आगे किए और इस तरह इन 3 लीडर्स ने एक साथ दुनिया से कहा, ट्रंप के टैरिफ से मत डरो, हिंदुस्तान के साथ ही आप आगे बढ़ो। आज भारत ने अपने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया है। आज 27 तारीख है। ये सुखद संयोग है कि आज ही के दिन यूरोपियन यूनियन के 27 देशों के साथ भारत ये FTA कर रहा है। यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो
हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। मोदी का नया ब्लूप्रिंट है। राष्ट्रों के संबंधों में कभी कभी ऐसा क्षण आता है जब इतिहास स्वयं कहता है यहीं से दिशा बदली, यहीं से एक नया युग शुरू हुआ। भारत की और यूरोपियन यूनियन की यह ऐतिहासिक समिट वही क्षण है। I am the president of the European Council, but I'm also an overseas Indian citizen. At a time when the global order is being fundamentally reshaped, the European Union and India stand together as a strategic and reliable partners. India has risen, and Europe is truly glad about it. Because when India succeeds, the world is more stable, more prosperous, and more secure. And we all benefit. मोदी ने इस मेगा डील के बाद भारत और ईयू के 27 देशों के फ्यूचर का जो ब्लूप्रिंट दिया, उसे यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष ने ये कहकर इंडोर्स किया कि जब हिंदुस्तान कामयाब होगा तभी दुनिया में खुशहाली आएगी, सुरक्षा आएगी, और ये सीधे सीधे ट्रंप को दिया गया इशारा है। ये इशारा इन तीनों की स्पीच में भी दिखा, और ये समझने के लिए आपको ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी, उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा के शब्दों को डिकोड करना होगा। नरेंद्र मोदी ने रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, ग्लोबल ऑर्डर, इंटरनेशनल नॉर्म्स, ग्लोबल इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म की बात कही। उर्सुला वॉन डेर लेयेन और एंटोनियो कोस्टा ने भी स्पीच में ग्लोबल ऑर्डर, रूल्स बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, लीडरशिप ऑन ग्लोबल इश्यूज, इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर और ग्लोबल चैलेंजेस की बात की। यानी तीनों ने नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा सीधे सीधे डोनाल्ड ट्रंप की ओर ही था। और मोदी ने यह इशारा आज कैमरे पर एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सुनिए, बिना ट्रंप का नाम लिए और ईयू का जिक्र किए प्रधानमंत्री ने संकेतों में अमेरिका को क्या पैगाम भेजा। आज ग्लोबल ऑर्डर में बड़ी उथल-पुथल है। ऐसे में भारत और यूरोपियन यूनियन की साझेदारी अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में स्थिरता को मजबूती देगी। इस संदर्भ में आज हमने यूक्रेन, पश्चिमी एशिया, इंडो पैसिफिक सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। मल्टीलेटरलिज्म और इंटरनेशनल नॉर्म्स का सम्मान हमारी साझी प्राथमिकता है। हम एकमत है कि आज के चैलेंजेस का समाधान करने के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है। यूरोपियन यूनियन काउंसिल और कमीशन के प्रेसिडेंट की यह भारत यात्रा कोई साधारण डिप्लोमेटिक दौरा नहीं है। यह भारत यूरोपियन यूनियन रिश्तों में एक नए युग का शंखनाद है। यह अलाइनमेंट कोई एक्सीडेंट नहीं है। वैश्विक स्थिरता के प्रति हमारी साझा प्राथमिकताएं हैं। आज विश्व में व्यापार, टेक्नोलॉजी और क्रिटिकल मिनरल्स को वेपनाइज किया जा रहा है। हमें साथ मिलकर अपनी निर्भरताओं को डी रिस्क करने की आवश्यकता है। डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के दम पर भारत पर दबाव बनाकर डील साइन करना चाहते थे, लेकिन मोदी ने पूरा का पूरा गेम ही बदल दिया। ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील करके हिंदुस्तान ने अमेरिका को कैसे झटका दिया, अब ये समझिए। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी, जबकि ईयू दुनिया की दूसरी
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। दोनों मिलकर वैश्विक जीडीपी का करीब 25% और दुनिया के कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखते हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर के बीच यूरोप को एक भरोसेमंद, लोकतांत्रिक और स्थिर साझेदार चाहिए था और भारत को एक बड़े, स्थायी और प्रीमियम बाजार की तलाश थी। दोनों की तलाश इस डील से पूरी हुई। इतने बड़े पैमाने पर दो लोकतांत्रिक शक्तियों का आर्थिक गठबंधन पहले कभी नहीं हुआ। इसीलिए इसे सिर्फ ट्रेड डील नहीं बल्कि वैश्विक आर्थिक ढांचा बदलने वाला समझौता कहा जा रहा है। वैश्विक सप्लाई चेन शिफ्ट और भारत के उभार का सबसे बड़ा असर राजनीतिक और कूटनीतिक ताकत पर पड़ेगा। भारत अब सिर्फ बाजार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदार बन रहा है, जिससे अमेरिका, यूरोप, जापान और इंडो पैसिफिक देशों के साथ उसकी बातचीत की हैसियत बढ़ेगी। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बनने की ओर तेजी से बढ़ रहे भारत को पूरी दुनिया अब अमेरिका, चीन से अलग हटकर तीसरे विकल्प के रूप में देख रही है। यूरोपियन यूनियन के साथ एफटीए डील ने भारत को इसी तीसरे ध्रुव के रूप में लाकर खड़ा कर दिया है, जिसने अमेरिका को हक्का बक्का कर दिया है और ट्रंप के फेवरेट मुल्क पाकिस्तान को भी बेचैन कर दिया है। यूरोपियन यूनियन की जो लीडरशिप है वो इस वक्त आपको पता है इंडिया के अंदर मौजूद है। वो कह रही हैं कि दिस इज मदर ऑफ ऑल डील्स फॉर 2 बिलियन पीपल, जिसमें से दोनों साइड जो है वो बेनिफिट लेंगे। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। एंड दिस इज ऑल्सो ऑब्वियसली द बिगिनिंग, जिसमें ये है कि स्टार्ट है अभी, और 3 दिन से वो यहाँ पे हैं। जो यूरोपियन लीडरशिप है वो 3 दिन से यहाँ पे है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि इतना दे हैड अ फियर कि अगर अमेरिका के साथ तो हमारी चीज़ें नहीं हो रही, जैसे फॉर एग्जांपल अगले दिन अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उसको कनाडा को कह दिया अगर तुमने चाइना के साथ डील साइन की तो मैं तुम्हें जो है वो मुश्किल में डाल दूंगा। तो बेसिकली सारे के सारे जो लोग हैं वो तो आ ही इंडिया रहे हैं। अब जो अर्सुला वॉन डर लेयन है वो कह रही हैं कि उसके बारे में मोदी साहब कह रहे हैं कि शी इज़ एन इंस्पिरेशन। अंतोनियो कोस्टा जो पोर्चुगल के उसको पोर्चुगल का गांधी कहा जाता है, ठीक है ना जी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि क्या जो है ना वो वैल्यू है। मुझे ये लगता है कि अब जैसे आज लफ्ज बोला गया टू बिग डेमोक्रेसीज कि यूरोप भी एज ए डेमोक्रेसी है और इंडिया भी डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो वो यूरोप ये कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी के साथ जाकर डील कर ली है। यूरोप कह रहा है कि हमने डेमोक्रेसी को चुना है। इंडिया और यूरोपीय यूनियन को कि वो एक पेज पर आए, इकट्ठे हों और वॉशिंगटन की टैरिफ पॉलिसी का मिलकर मुकाबला करें। इंडियन हुकूमत ने ऐसे में किया क्या है कि उन्होंने वॉशिंगटन को ये पैगाम दिया है कि अगर हम पे प्रेशर इसी तरीके से बढ़ाया गया तो फिर हम अमेरिका की बजाय यूरोप का रुख करेंगे। दिल्ली और यूरोपीय यूनियन इस वक्त एक ही पेज पर हैं। अब प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कुछ भी कर गुजरने की सलाहियत रखते हैं और जब प्रेसिडेंट ट्रंप को ये अंदाजा होगा कि अमेरिका को इस तरीके से नजरअंदाज किया जा रहा है तो वो एक ज्यादा अग्रेसिव पॉलिसी अपनाने पर मजबूर होंगे। भारत और ईयू के बीच मदर ऑफ ऑल डील से पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची लगी कि वो कह रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति अब कोई बड़ा स्टेप उठाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को ये नहीं पता कि खुद अपने ही मुल्क में ट्रंप बुरी तरह घिरते जा रहे हैं। ट्रंप खुद को दुनिया के सामने पावरफुल दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमेरिका वाले क्या सोचते हैं अब ये देखिए। इस टर्म में अब तक ट्रंप को ऑफिस आए 372 दिन हो गए हैं। सेकेंड टर्म की शुरुआत में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 2% पर थी, जो 27
जनवरी 2026 को -19% हो गई है। ट्रंप के सेकेंड टर्म की शुरुआत में अमेरिका के 37% लोगों को लगता था कि अमेरिका राइट ट्रैक पर है, 50% को लगता था कि अमेरिका रॉन्ग ट्रैक पर है और आज की तारीख में सिर्फ 31% अमेरिकियों को लगता है कि उनका देश राइट ट्रैक पर है। 61% लोग मान रहे हैं ट्रंप अमेरिका को रॉन्ग ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। रॉयटर्स और इप्सॉस के लेटेस्ट पोल में पता चला है कि इमिग्रेशन के मुद्दे पर अमेरिका में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 39% पर आ गई है, जो इस टर्म में ट्रंप की सबसे लोएस्ट रेटिंग है। अमेरिका के आधे से ज्यादा एडल्ट्स आज की तारीख में बतौर राष्ट्रपति ट्रंप के काम को डिसअप्रूव कर रहे हैं। आमतौर पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का ग्राफ ऊपर जाता है, लेकिन द इकोनॉमिस्ट ने ट्रंप का जो ग्राफ बनाया है उसमें उनकी रेटिंग ऊपर बढ़ने के बजाय लगातार घटती जा रही है, जैसा कि आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं, जिनकी न सिर्फ अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है, बल्कि मोदी की लीडरशिप में ग्लोबल ऑर्डर चेंज करने वाले हिंदुस्तान की डिमांड भी पूरी दुनिया में बढ़ रही है। ईयू के साथ ट्रेड डील इसका सबूत है। इसे और गहराई से समझने के लिए मोदी की अप्रूवल रेटिंग और ईयू के साथ ट्रेड डील के बाद आए एक लेटेस्ट सर्वे से समझिए। अमेरिकी एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस वक्त 70% की अप्रूवल रेटिंग के साथ ग्लोबल लीडर नंबर 1 बने हुए हैं। इसी रेटिंग में ट्रंप सिर्फ 43% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 11वें नंबर पर हैं। मोदी और भारत पर बढ़ रहे इस ग्लोबल ट्रस्ट का असर मदर ऑफ ऑल डील्स पर भी दिखा है। फेबी यानी फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया के लेटेस्ट सर्वे में पता चला है कि ईयू के 95% से ज्यादा बिजनेस अगले 5 साल में अपना एक्सपेंशन करने जा रही है। ईयू की 35% कंपनियां ऐसी हैं जो अगले 5 साल में भारत में 50 मिलियन यूरो या उससे ज्यादा की रकम इन्वेस्ट करने जा रही हैं। ईयू के 90% बिजनेसेस को लगता है कि भारत उनके ओवरऑल ग्रोथ का की ड्राइवर है। इस सर्वे के मुताबिक 64% लोगों को लगता है कि भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जिससे निवेश में फायदा होगा। और ये इस सर्वे के सिर्फ कुछ फैक्ट्स हमने आपको बताए। ये सर्वे साफ साफ बता रहा है कि भारत अब ग्लोबल ग्रोथ का इंजन बन चुका है, जिसे मोदी ड्राइव कर रहे हैं और दुनिया हिंदुस्तान के पीछे पीछे दौड़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है, ये खुद मोदी से सुनिए। अपने 2 करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फोन डेर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। आज एक और ऐतिहासिक अवसर है जब विश्व की 2 सबसे बड़ी लोकतांत्रिक शक्तियां अपने संबंधों में एक निर्णायक अध्याय जोड़ रही है। फ्रेंड्स, पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी
और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। दुनिया के जाने माने बिजनेस अखबार भी यही लिख रहे हैं। मदर ऑफ ऑल डील से मोदी ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप की टैरिफ वाली धमकी को एक झटके में कमजोर कर दिया और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि अब दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर नहीं, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है। ईयू हो, ब्रिटेन हो या कोई और हो, सब भारत से ही डील पक्की करना चाह रहे हैं। ईयू, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड जैसे देशों ने तो डील पक्की कर ली है। अब मार्च में कनाडा के पीएम भी भारत आने वाले हैं और इसी तरह नरेंद्र मोदी पूरा ग्लोबल ऑर्डर बदलने वाले हैं। ट्रंप के पास अब कोई नहीं जाना चाह रहा है, सब दिल्ली की ओर रुख करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ ही आगे बढ़ने जा रहे हैं। और अमेरिका में क्या हो रहा है अब ये जान लीजिए। अमेरिका के मिनियापोलिस में घुसपैठियों को निकालने के ऑपरेशन के खिलाफ जबरदस्त हंगामा जारी है, लेकिन ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्हें मिनियापोलिस समेत पूरे अमेरिका की बदलती हुई डेमोग्राफी का खतरा साफ दिख रहा है। यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी मुस्लिम आबादी बढ़ने के आफ्टर इफेक्ट्स अब दिखाई दे रहे हैं। स्पेन में मस्जिद को बंद करने की मांग हो रही है क्योंकि 3 मुस्लिम युवकों ने रेप से रोकने पर वहां के एक नागरिक को मार डाला। ऑस्ट्रेलिया में कट्टरपंथियों ने नेशनल फ्लैग का अपमान किया। पूरे यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी अब कट्टरपंथ के विरोध में सुर उठने लगे हैं। दुनिया भर में एक नए तरीके की वॉर शुरू हो गई है और ये वॉर है डेमोग्राफी बदलने की। ये वॉर एक धर्म युद्ध की तरह है। क्या अमेरिका शरिया से चलेगा? क्या यूरोप के देश भी इस्लामिक राष्ट्र बन जाएंगे? क्या ऑस्ट्रेलिया को हरा रंगने की तैयारी है? क्या दुनिया को पाकिस्तान, अफगानिस्तान के रास्ते पर ले जाने का मंसूबा है? हम ये क्यों कह रहे हैं? फैक्ट और फिगर्स के साथ दुनिया की बदलती डेमोग्राफी की पूरी हकीकत समझाएंगे। लेकिन पहले अमेरिका के मिनियापोलिस शहर की यह तस्वीर देख लीजिए। कैमरा 1, कैमरा 2, कैमरा 3, Oh my god. Oh my god. कैमरा 4, मिनियापोलिस की सड़कों पर पिछले 5 दिन से घुसपैठियों का कब्जा है। गोलियां चल रही हैं, आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं। मिनियापोलिस शहर ठप पड़ा हुआ है, सड़कें जंग का अखाड़ा बनी हुई हैं। एक प्रदर्शनकारी एलेक्स प्रेक्टी की मौत के बाद हंगामा और बढ़ गया। बॉर्डर पेट्रोल कमांडर ग्रेगरी बोविनो के होटल को घुसपैठियों ने घेर लिया। मिनियापोलिस में हालात इस कदर खराब हैं, बॉर्डर पेट्रोल कमांडर ग्रेगरी बोविनो को मिनियापोलिस छोड़कर जाना पड़ा है। लेकिन ऑपरेशन घुसपैठिया को धार देने के लिए अब ट्रंप ने अपने सबसे खास कमांडर को मिनियापोलिस भेज दिया। अमेरिका के बॉर्डर चीफ टॉम होमन को मिनियापोलिस भेजने का फैसला किया है। Mr. Homan will continue to enforce our nation's immigration laws, especially मिस्टर होमन हमारे देश के इमिग्रेशन कानूनों को लागू करना जारी रखेंगे, खासकर मिनेसोटा में खतरनाक अपराधियों जिन्होंने हिंसक अपराध किए हैं उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा। मैं आप सभी को याद दिलाना चाहती हूँ ये ऑपरेशन जारी है। ICE ने मिनेसोटा में कई हिंसक अपराधियों और घुसपैठियों को गिरफ्तार किया है। उनमें से कई पर हमला करने, नशे में गाड़ी चलाने और धोखाधड़ी करने के आरोप हैं। fraud. This individual here I'm looking at was an aggravated felon with multiple convictions for larceny. इतने विरोध के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटने को तैयार नहीं है। मिनियापोलिस में घुसपैठियों को निकालने का काम रुकने वाला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की इस जिद के पीछे वजह है मिनियापोलिस की बदलती हुई डेमोग्राफी।
मिनियापोलिस की आबादी करीब 4,28,000 है। इसमें करीब 3.5 लाख लोग विदेशी मूल के हैं। मिनियापोलिस की मुस्लिम आबादी करीब 1,82,000 की है। 2010 से 2021 के बीच इमिग्रेंट्स की आबादी 29% बढ़ी है। यहाँ सोमालिया, इथोपिया, लाओस, वियतनाम के लोग बड़ी संख्या में हैं। मिनियापोलिस की कुल मुस्लिम आबादी में आधे सोमालियन है। ट्रंप के टारगेट पर यही सोमालियन आबादी है। ट्रंप उन्हें कचरा कह चुके हैं। ट्रंप इसे ही साफ करना चाहते हैं। वैसे ट्रंप का यह अभियान पूरे अमेरिका में चल रहा है। मुस्लिम अमेरिकन के लिए खतरा बना रहे हैं। आज ही वॉशिंगटन से डराने वाली खबर सामने आई है, जहां एक रेडिकल इस्लामिस्ट ने एक शख्स को सिर्फ इसलिए चाकुओं से गोद दिया क्योंकि उसने खुद को ईसाई कह दिया। इसीलिए अमेरिका के कई राज्यों में बढ़ती मुस्लिम आबादी ट्रंप की चिंता को बढ़ा रही है। अमेरिका में मुस्लिमों की संख्या कुल आबादी का 1.3% ही है, लेकिन ये साल दर साल बढ़ते जा रहे हैं। 2017 में अमेरिका की मुस्लिम आबादी 30,45,000 थी, जो 2020 में बढ़कर 40,50,000 हो गई। PEW रिसर्च के मुताबिक 2040 तक यहूदियों को पीछे छोड़कर अमेरिका में मुस्लिम दूसरी सबसे बड़ी आबादी बन जाएंगे। अनुमान के मुताबिक 2050 तक अमेरिका में 80 लाख से ज्यादा मुस्लिम होंगे। अमेरिका में आने वाले इमिग्रेंट्स में 75% मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं। इसका बड़ा असर अमेरिका के शहरों पर नजर आ रहा है। 2020 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में 7,24,000 मुस्लिम आबादी थी। इलिनॉइस में 4,73,000, न्यू जर्सी में 3,21,000 और मैरीलैंड में 1,88,000 मुस्लिम थे। मिशिगन में 2,41,000 से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 2010 की तुलना में अमेरिका में 2020 में मस्जिदों की संख्या दोगुनी हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक हर साल 20,000 अमेरिकी इस्लाम को अपना रहे हैं। ट्रंप के इस अभियान से अमेरिका में रह रहे मुसलमानों को डर लग रहा है। इसीलिए सलमान रुश्दी जैसे लेखक भी उन्हें तानाशाह बता रहे हैं। आप जानते हैं कि तानाशाही की कामयाबी के बहुत से कारणों में से एक कारण ये है कि जो झूठ बोला जा रहा है उन्हें सुनने वाले मिल गए हैं। आप जानते हैं कि वो एक तरह से अपनी कहानियां सुना रहे हैं, उन कहानियों को सुनने वाले मिल गए हैं। आप जानते हैं कि हम तो कहानी के रखवाले हैं और बेहतर कहानियां सुनाना हमारा काम है। मुझे लगता है कि हम सब इसमें एक साथ हैं और हमें इस बारे में बात करनी होगी। हमें इससे निपटना होगा और इससे पार पाना होगा। उम्मीद है बहुत जल्द। डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी का कई शहरों में विरोध हो रहा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं है। असल में ट्रंप को वो बड़ी पिक्चर नजर आ रही है जो पूरी दुनिया में इस वक्त चल रही है। वो पिक्चर है इस्लामिक डोमिनेशन की, इस्लामिक वर्चस्व की। Certain places in Europe are not even recognizable, frankly, anymore. They're not recognizable. यूरोप में कई ठिकाने ऐसे हैं जो अब पहचान में नहीं आते। सच में उनको पहचान पाना मुश्किल है। हम इस पर बहस कर सकते हैं, लेकिन क्या ही बहस की जाए। मेरे दोस्त यूरोप से लौटकर मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब वो जगह बिल्कुल बदल गई है, और ये बात किसी अच्छी नीयत से नहीं कही जाती। यूरोप के शहर बदसूरत हो रहे हैं। मुझे यूरोप से प्यार है और मैं चाहता हूं कि यूरोप भी अमेरिका की तरह तरक्की करे, लेकिन यूरोप सही दिशा में नहीं जा रहा है। हाल के दशकों में वॉशिंगटन और यूरोपीय देशों के बीच इस बात पर आम सहमति बनी थी कि तरक्की का एकमात्र रास्ता सरकारी खर्चे को बढ़ाते जाना, बड़े पैमाने पर बेलगाम अप्रवासियों को आने देना और विदेश से सस्ते सामान का आयात करना है। बड़े बड़े जानकार कह रहे थे कि तथाकथित गंदी इंडस्ट्री और छोटे मोटे काम वाले कारखानों को दूसरे देशों में भेजा जाना चाहिए और सस्ते ईंधन की जगह ग्रीन एनर्जी के नाम पर घोटाला किया गया। जानकार कहते थे कि देशों को आगे बढ़ने के लिए बाहर के झुंड अप्रवासियों को लाकर बसाना ठीक होगा। यही रास्ता था जिस पर हमारे स्लीपी जो बाइडेन और पश्चिम के तमाम देशों के नेता चल रहे थे। उन्होंने देशों को अमीर, ताकतवर और महान बनाने के हर पुराने नुस्खे से मुंह मोड़ लिया था। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े बजट बने, व्यापार घाटा बढ़ता गया, सरकारी खजाने खाली होते गए। इन नेताओं ने मानव इतिहास में सबसे बड़े अप्रवासी झुंड को आने दिया। हमने पहले ऐसे मंजर नहीं देखे थे।
इन सब की वजह से हमारी आंखों के सामने हमारे देश तबाही की राह पर आगे बढ़ते जा रहे थे। इन नेताओं को पता भी नहीं था कि हो क्या रहा है, और अगर उनको समझ में आ भी जाता तो वो कुछ करते नहीं हैं। ट्रंप यूरोप की उस बड़ी समस्या की ओर इशारा कर रहे हैं जिसकी ओर किसी का ध्यान नहीं है। वो है यूरोपियन यूनियन में धीरे धीरे बढ़ती मुस्लिम पॉपुलेशन। इसके साइड इफेक्ट अब नजर आने लगे। सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है बढ़ते अपराध। बार्सिलोना में लोग एक मस्जिद को घेरे हुए हैं। यहां एक बेहद डराने वाली वारदात हुई। यहां जब एक शख्स को मोरक्को के 3 मुसलमानों को एक बच्ची का रेप करने से रोका तो उसे पीट पीट कर मार डाला गया। अब लोग यहां की मस्जिद को बंद करने की मांग कर रहे हैं। यूरोप के देशों में मुस्लिम पॉकेट्स बन गए हैं। ये तस्वीर लंदन के मुस्लिम बहुल इलाके की है। तस्वीरों को देखकर आपके लिए ये अंदाजा लगाना मुश्किल होगा कि ये लंदन है। यूरोप के कई देशों में ऐसी ही तस्वीरें आपको देखने को मिल जाएंगी। दरअसल यूरोप में मुस्लिमों की आबादी डबल स्पीड से बढ़ रही है। 2010 में पूरे यूरोप में 1,95,00,000 मुसलमान थे। 2025 में बढ़कर 4 करोड़ के पार हो गई। एक अनुमान के मुताबिक 2050 तक यूरोप की कुल आबादी 7% से ज्यादा मुसलमानों की होगी। यह भी तब हो पाएगा जब यूरोप के देशों में मुस्लिम की एंट्री बंद कर दी जाए, यानी कोई नया मुस्लिम इमिग्रेंट यूरोप में प्रवेश न कर पाए। अगर इस्लामिक देशों से मुसलमानों का माइग्रेशन जारी रहा तो इनकी संख्या 14% तक पहुंच सकती है। स्वीडन की कुल आबादी में 8% मुसलमान हैं। फ्रांस में करीब 9%, जर्मनी में 6%, ऑस्ट्रिया में 7%, बेल्जियम में 8%, यूके में 6%, डेनमार्क में 5%, नीदरलैंड में 7%, नॉर्वे में 6%, स्विट्जरलैंड में 6%, स्पेन और फिनलैंड में करीब 3% मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम सिर्फ यूरोप में ही नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि हर महाद्वीप में फैलते जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में 2001 में 2,81,000 मुसलमान थे। 20 साल में मुस्लिम आबादी बढ़कर 8,13,000 तक पहुंच गई है। ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में आई ये तस्वीर इशारा कर रही है कि किस तरह वहां मौजूद मुसलमान ऑस्ट्रेलिया पर अपना वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के नेशनल हॉलिडे पर वहां का एक नागरिक ऑस्ट्रेलियन फ्लैग हाथ में लेकर खुशी मना रहा था, लेकिन वहां मौजूद मुस्लिम रेडिकल्स को यह बात पसंद नहीं आई और उन्होंने उसके हाथ से झंडा जमीन पर गिरा दिया। किसी देश में जाकर बसना गलत नहीं है, लेकिन वहां रहने वालों को उस देश का सम्मान करना जरूरी है, उनके नियम कायदे मानना जरूरी है। लेकिन कट्टरपंथी मुसलमानों के लिए शरिया कानून से ऊपर कुछ नहीं। वो गैर इस्लामिक मुल्कों में भी इसी कानून को लागू करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि 10 साल की लड़की का निकाह करा दिया जाए, लड़कियों को पढ़ने लिखने की आजादी ना हो, ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो रहा है। आपने जिस तरह के आईनी कवानीन बनाए हैं, जिस तरह के आईनी कवानीन में आपने तरमीम की है, मैं ऐलान करता हूं कि मैं सरेआम इसकी खिलाफ वर्जी करूंगा और 15 साल और 16 साल और 12 साल और 10 साल के जवानों की शादियां कराऊंगा और उनमें खुद बैठूंगा। आप बताएंगे कि फिर आप किस तरह मेरा मुकाबला करते हैं। मैं आपके कानून को चैलेंज करता हूं, मैं आपकी कानून साजी को चैलेंज करता हूं।